दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीजल फोकलिफ्ट से इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट बेहतर क्यों है। बेहतर इन द सेंस कहें कि डीजल फोकलिफ्ट और इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट में अंतर क्या है, मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा। देखिए जो चीजें आपको नहीं पता वो भी आज आपको पता चल जाएगी। जनरली आपको मालूम है डीजल फोकलिफ्ट डीजल से चलता है या फिर गैस से चलता है, कोई सीएनजी वाली आती है तो इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट बैटरी से चलता है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों का आपको जानकारी होगा, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिसकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। तो आप पूरा वीडियो देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है, डीजल फोकलिफ्ट और इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट कहने मात्र से ही पता चल जाता है कि डीजल फोकलिफ्ट मतलब उसमें डीजल इंजन लगा रहेगा। डीजल फोकलिफ्ट कहने का मतलब ये मेरा सब मतलब नहीं है सिर्फ कि सिर्फ डीजल इंजन वाला ही फोकलिफ्ट। वो जो भी फोकलिफ्ट जिसमें इंजन लगा हो, चाहे सीएनजी हो चाहे डीजल से चलने वाली हो, तो वो दोनों को आप डीजल फोकलिफ्ट कंसीडर करके चलना ये पूरे वीडियो में। देखिए डीजल फोकलिफ्ट में डीजल से चलता है, जो एक रिन्यूएबल फ्यूल नहीं है एक तरह से बोले तो। जैसे एक बार खत्म होगा तो फिर उसमें टॉपअप करना पड़ेगा, एक बार खत्म होगा तो फिर उसमें टॉपअप करना पड़ेगा। और बैटरी वाले जो फोकलिफ्ट है वो एक तरह का रिन्यूएबल, एक तरह का रिन्यूएबल तो बिल्कुल ये भी नहीं है, लेकिन एक तरह का है, क्योंकि यदि बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर से आप चार्ज करो और उसको यूज करो। तो आप कहीं पे देखिए आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है, तो इलेक्ट्रिसिटी में लगा के आप चार्ज करते हो, लेकिन डीजल हर जगह अवेलेबल ऐसे नहीं। आप सही में सोचो, आप सोचो नहीं डीजल ही अवेलेबल है, बट कहने का मतलब मेरा वो नहीं। मेरे कहने का मतलब ये कि क्या आपके घर में हर समय पेट्रोल पंप लगा हुआ है? नहीं ना। क्या आपके मान लीजिए कोई वेयर हाउस होगा उसमें पेट्रोल पंप लगा हुआ है? नहीं ना। तो वहां पे लेकिन बिजली जरूर लगा होगा। तो मेरा कहने का मतलब इससा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी हर जगह अवेलेबल है, डीजल और गैस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डीजल और गैस के लिए आपको पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आप बैटरी फोकलिफ्ट को बार बार आप रिचार्ज और यूज कर सकते, लेकिन डीजल फोकलिफ्ट को जब तक डीजल नहीं ला के डालेंगे पेट्रोल पंप से तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आपको यदि डीजल खत्म हो गया तो आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। जबकि इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट में यदि बैटरी खत्म हो गया, आप बैटरी को चार्ज करिए 1-2 घंटे, फिर आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि डीजल फोकलिफ्ट में आपको जाना ही पड़ेगा पेट्रोल पंप पे चलाने के लिए। यदि किसी कारण से पॉसिबिलिटीज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते डीजल फोकलिफ्ट को चलाने के लिए। देखिए एक और बेहतरीन मतलब एक और चीज बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, डीजल फोकलिफ्ट जो डीजल से चलने के कारण ये एमिशन एमिट करता है। एमिशन मतलब आपको जो है ना प्रदूषण करता है, प्रदूषण। और इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट से जो वो वाला प्रदूषण जो होता है जो डीजल फोकलिफ्ट से वो नहीं होता है इलेक्ट्रिक से भी प्रदूषण लेकिन नाम मात्र का होता है, हाइड्रोजन निकलता है। चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं बैटरी से हाइड्रोजन एमिट होता है वो, बट आप नाम बोले तो भी चलेगा, मतलब नाम मात्र का। लेकिन डीजल फोकलिफ्ट में जो आपको धुआं निकलता है उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण, उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और प्रदूषण के कारण आज के डेट में देखिए ग्लोबल वार्मिंग ऐसा हो रहा है, बहुत सारी समस्या हो रही है। तो प्रदूषण तो हमें ना ही करना चाहिए तो बेहतर है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डीजल फोकलिफ्ट। ड्रॉबैक कहने का सबसे बड़ी खराबी है। अब आते हैं इसकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट आज के डेट में यूज किया जा रहा है। देखिए डीजल फोकलिफ्ट फुल्ली कंट्रोल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि वो डीजल इंजन से चलता है और कहीं ना कहीं मैनुअल कंट्रोल उसके साथ जुड़ा होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट में कंट्रोलर एक लगा रहा था जो कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड होता है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और ये लगभग फुल्ली कंट्रोल्ड होता है। कुछ फोकलिफ्ट तो क्या हुआ, आप धक्का मार दो, कहीं पे जोर से धक्का लगा तो भी वो फोकलिफ्ट अपने आप को ऑब्जर्व करके रिवर्स कर देगी। जैसे स्टेकरों में लगा रहा था, बीओपीटी में लगा रहा था कि इमरजेंसी रिवर्स जो पेट के पास रहता है हैंडल में, तो वो बेहतर है कि इसमें वो कंट्रोल भी है। प्लस आपका एक्सीलेटर पॉट दबाए, उसके अंदर भी 2-3 फंक्शन होते हैं। एक्सीलेटर पोर्ट दबाते एक्चुएशन के लिए एक लिमिट स्विच लगा रहता है, जब तक लिमिट स्विच ऑन नहीं हुआ तो आपको एक्सीलेटर पोर्ट दबाने से गाड़ी फॉरवर्ड रिवर्स नहीं होगी। ये भी फायदा, मतलब ऑटोमेशन की बात मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट में ऑटोमेशन बहुत ज्यादा रहता है, जबकि डीजल फोकलिफ्ट में ऑटोमेशन बहुत कम रहता है। ऑटोमेशन से डायरेक्ट रिलेशन है सेफ्टी का। कोई भी ऑटोमेशन होता है समझिए उससे सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है, आप सेफ हो सकते हैं उस फोकलिफ्ट को चलाने में या फिर उसको यूज करने में या फिर उसके आसपास रहने में। वो इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट में सेफ्टी ज्यादा है, डीजल फोकलिफ्ट में सेफ्टी कम है। एक और चीज है, डीजल फोकलिफ्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इंजन जब चलता है तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और हीट प्रोड्यूस करता है। तो वो जहां पे आपको हीट कम चाहिए या फिर जहां जैसे रुई का गोदाम है
या फिर कोई इनफ्लेमेबल एरिया है जहाँ पे जैसे तेल के भंडार है या फिर कोई, उन जगहों पे आप डीजल फोर्कलिफ्ट बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। लेकिन उस जगह पे आप इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये टेम्परेचर उतना ज्यादा एमिट नहीं करता है और वो प्रदूषण उतना ज्यादा नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट आपके वहां पे भी बेहतर होता है। और देखिए डीजल फोर्कलिफ्ट इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में और भी फायदे हैं। देखिए जैसे सपोज मैंने एग्जांपल करें, डीजल फोर्कलिफ्ट में आपको बोल दिया जाए, देखो हाइड्रोलिक थोड़ा फास्ट चले लेकिन ड्राइव फॉरवर्ड रिवर्स जो थोड़ा स्लो चले, कि उससे ज्यादा जाए ही ना जितना हमने सेट कर दिया, तो वो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीजल फोर्कलिफ्ट में एक ही इंजन लगा रहता है और उसी से आपका ये हाइड्रोलिक पंप चलता है। यदि हमने इंजन की स्पीड कम कर डाली, मतलब लिमिट कर डाली एक्सेलेटर को, ताकि गाड़ी स्पीड ज्यादा ना चले, तो इसका कारण ये होगा कि वो हाइड्रोलिक का फंक्शन जो है ना वो भी स्लो हो जाए, क्योंकि उसी इंजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोलिक पंप है। समझ रहे हैं? जो इंजन का स्पीड स्लो होगा तो हाइड्रोलिक पंप का भी स्पीड स्लो हो जाएगा, और हाइड्रोलिक पंप का स्पीड स्लो होगा तो हाइड्रोलिक का सारा फंक्शन स्लो हो जाएगा। जनरली क्या है, हमारी कंपनियों में आपको बोला जाएगा 7 की स्पीड पे फोर्कलिफ्ट चलनी चाहिए, 10 की स्पीड पे चलनी चाहिए। लेकिन यदि आपने 7 और 10 की स्पीड पर डीजल फोर्कलिफ्ट को लिमिट कर दिया तो होगा कि हाइड्रोलिक फंक्शन भी स्लो हो जाएगा। लेकिन यदि हाइड्रोलिक फंक्शन स्लो हो गया और उसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, स्पीड हाइड्रोलिक फंक्शन की स्पीड रिक्वायरमेंट ज्यादा की, जबकि फॉरवर्ड रिवर्स चलने वाली स्पीड कम करने की है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी फोर्कलिफ्ट डीजल में नहीं है, इलेक्ट्रिक में अलग होता है। इलेक्ट्रिक में हाइड्रोलिक के लिए मोटर अलग होता है, फॉरवर्ड रिवर्स के लिए अलग होता है। तो होता क्या है इसमें, फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए आपको मोटर में आप प्रोग्रामिंग करें या फिर मोटर के एक्सेलेटर कॉर्ड को आप इतने पे सेट कर दिए कि 7 किलोमीटर के स्पीड से ज्यादा ना जाए, तो आपको सिर्फ फॉरवर्ड रिवर्स वाला स्पीड कंट्रोल हो जाएगा, जबकि हाइड्रोलिक वाली स्पीड का सेपरेट फंक्शन होता है। कुछ गाड़ियों में सेपरेट कंट्रोलर होता है, कुछ गाड़ियों में सेम कंट्रोलर होता है, लेकिन आप उसको अलग से कंट्रोल कर सकते हैं हाइड्रोलिक फंक्शन को, कि हमको कितना स्पीड पे चलाना है। क्योंकि इसमें इंजन डीजल फोर्कलिफ्ट में इंजन एक ही था हाइड्रोलिक के लिए और ड्राइव के लिए भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में दोनों के लिए मोटर अलग है, हाइड्रोलिक पंप के लिए अलग है और फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए मोटर अलग है। तो हम इसको अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स को स्पीड स्लो कर सकते हैं, हाइड्रोलिक का स्पीड बढ़ा के भी रख सकते हैं, ताकि सारे ऑपरेशन होते रहे। ये एक बहुत बड़ा फायदा है इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में। और भी बहुत सारे फायदे, जैसे आपने ब्रेक दबाया, ब्रेक में सेंसर लगा, ऑटोमेटिक मोटर कट ऑफ हो जाएगा, मतलब ब्रेक दबा दिया तो एक्सेलेटर दबा दे रहे, कुछ होना ही नहीं है। लेकिन डीजल फोर्कलिफ्ट में ये चीज नहीं है, ब्रेक दबा दिया तो आपको फिर भी गाड़ी फॉरवर्ड रिवर्स होएगी, एक्सेलेटर दबा रहे तो मैनुअल गियर में। ऑटो ट्रांसमिशन में भी आपको इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रांसमिशन आता है, जो सोलोनॉइड कंट्रोलर आता है, उसमें ये फंक्शन काम करता है, लेकिन वो इतनी एफिशिएंट नहीं होता जितना कि इलेक्ट्रिक वाला होता है। इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में और भी एक फंक्शन होता है, कुछ नए लोग भी चला रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट, तो भी वो चला पाएंगे, जो कि डीजल फोर्कलिफ्ट को चलाने के लिए थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो जो नए लोग चलाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट आप देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में क्या होता है ना, आप एक्सेलेटर दबाया गाड़ी आगे बढ़ेगी, एक्सेलेटर छोड़ा गाड़ी रुक जाएगी, या फिर आप फॉरवर्ड दबाया रिवर्स दबाया, उसके हिसाब से बस फॉरवर्ड रिवर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद आजकल की एडवांस फोर्कलिफ्टों में क्या आ रहा है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। आपको ब्रेक का भी ऑपरेशन जरूरत नहीं है हर जगह करने की, बहुत कम जगहों पे आपको ब्रेक का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपने एक्सेलेटर छोड़ा, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के कारण गाड़ी उधर की उधर ही रुक जाएगा, अलग से आपको ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं। तो वो जो नए लोग हैं ना, ब्रेक कब दबाना है या एक्सेलेटर दबाए दबाए कोई ब्रेक दबा रहा है, तो वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में मिल जाता है। देखिए इन चीजों की जानकारी आपको शायद नहीं होगी, यदि होगी तो देखिए ऐसा नहीं कि मेरे पास सारी जानकारी, लेकिन आपके पास हो सकते, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना, आपको सारा समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट बेहतर क्यों है। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में भी कुछ खराबियां हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले दोनों का डिफरेंस में फायदा गिनवा देता हूँ। देखिए और भी चीज है, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट डीजल फोर्कलिफ्ट से कंपैरेटिवली हल्की होती है। तो ये क्या होता है कि हल्के फ्लोर पर भी चल सकती है। सपोज मैंने कोई कंपनी में सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, वहां पे भी ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो वहां पे भी आपको हल्की फोर्कलिफ्ट होती है, मतलब डीजल फोर्कलिफ्ट से कंपैरेटिवली हल्की होती है, प्लस ये वाइब्रेशन कम करती है। जो फ्लोर के ऊपर जो चलना है फोर्कलिफ्ट को, तो वो वाइब्रेशन से फ्लोर को खराब, मतलब जो एरिया है वो वाइब्रेशन नहीं होगा तो डैमेज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन नहीं करती है और कंपैरेटिवली हल्की होती है, तो इसलिए भी ये प्रीफर किया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट आज के डेट में। देखिए और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ रहे हैं, क्या BS4, BS5, BS6, BS, इस तरह से भी आप इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में जाना चाहिए। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर जाना चाहिए, तभी फायदा होगा हमारे नेक्स्ट जनरेशन को। देखिए दोस्तों ये सारे फायदे तो हैं, लेकिन इसको रिपेयर और मेंटेनेंस, देखिए ये तो हमने ऑपरेशन से रिलेटेड सारे फायदे बताए।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस से भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन द सेंस उसको रिपेयर करने का जो खर्चा है, कॉस्टिंग है, ओवरऑल कॉस्टिंग है, वो कम आता है इलेक्ट्रिक में, बहुत कम आता है। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट डीजल फोर्कलिफ्ट के सामने आप बोल दें तो लगभग 10 से 12% या 15% ज्यादा दी। 100 रुपये आप डीजल फोर्कलिफ्ट में कर रहे हो और 100 बार काम कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि 8 से 10 या 12 बार ही काम इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा, या तो उससे भी कम रहता है। देखिए डीजल फोर्कलिफ्ट में क्या, डीजल इंजन को एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको उसको सर्विस करना है। ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये मतलब बहुत सारे फिल्टर इस तरह के होते हैं, ऑयल सेपरेटर, आपको वाटर सेपरेटर, ये सारी चीजें आपको नहीं, आपको चेंज करनी ही पड़ेगी रेगुलर इंटरवल के बाद। जो इंजन का सर्विस टाइम होता है उसमें आपको लंबे चौड़े खर्चे आने में 2 से 3 हजार आने, इंजन ऑयल चेंज करना है तो वो सारे खर्चे आने ही आने। ये आपको इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट इस तरह का रेगुलर इंटरवल पे सर्विस करने की जरूरत नहीं है, आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। और देखिए डीजल फोर्कलिफ्ट में और भी अलग तरह के, जैसे डीजल फोर्कलिफ्ट में डीजल इंजन ना एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन देता है, बहुत ज्यादा हीट होता है और मतलब इस तरह की चीज है, तो इसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आता है। और इसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में ना वाइब्रेशन होता है, ना हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसमें मेंटेनेंस बहुत कम आता है। वाइब्रेशन से क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को आप ऐसे से हिलाओ तो उसके सारे कल पुर्जे धीरे धीरे ढीले होंगे या फिर टूटेंगे या हिलने से घिसेगा या फिर उसके कारण वियर एंड टियर होगा और वो खराब होना शुरू हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में वही वाइब्रेशन नहीं है, तो वो जो कल पुर्जे हैं उसके पार्ट्स हैं वो घिसेंगे नहीं या फिर वाइब्रेशन होने से वो धीरे धीरे डैमेज नहीं होंगे, तो वो ज्यादा दिन तक चलते हैं और ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा दिन तक चलते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट हम मेरे हिसाब से यदि मैं बोलूं आपको तो उसको 0 बोला जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में डीजल फोर्कलिफ्ट के मुकाबले। तो ये देखिए ये सारे फायदे तो हुए, मे भी और भी बहुत सारे फायदे होंगे, आप कमेंट में लिख सकते हैं, लिखिएगा जरूर ताकि हमको भी याद आए हाँ ये वाला फायदा मेरा गिना रह गया। तो बाकी जो दूसरे दोस्त उसको वीडियो को देखे तो कमेंट पढ़ के जान सकते हैं कि हाँ ये वाला फायदा भी है। देखिए और भी बता रहा हूँ, आगे इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट का जो है स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि आगे और भी ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी और ऑटोमेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में ज्यादा पॉसिबल है। तो आपको अभी भी दुनिया लोगों के साथ चलना है, समय के साथ चलना, तो इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में ही जाना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर ही जाना चाहिए। देखिए ये सारे फायदे हुए, लेकिन इसके थोड़े बहुत नुकसान भी है। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, फायदे बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन नुकसान भी कुछ न कुछ तो होंगे, 0 नहीं रहते हैं। तो उसी लिए बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में नुकसान ये है कि यदि आपकी बैटरी का लाइफ साइकिल ओवर हो गया तो आपको जो बैटरी रिप्लेस करने का, क्योंकि लाइफ साइकिल ओवर हो गया, बैटरी खत्म हो गई, उसकी लाइफ खत्म हो गई, तो आपको बैटरी रिप्लेस करने का एक मुश्त आपको बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ेगा। हर एक फोर्कलिफ्ट के अलग अलग हिसाब से, मेरे 48 वोल्ट 440 है तो मिनिमम आपको 1.5 लाख पौने 2 लाख के आसपास पड़ेगा। इस तरह से मैंने 30 वोल्ट 330 एच का है जो आपको स्टेकरों में सब में लगता है, 24 वोल्ट 330 से 220 एच का 250 एच का, तो वो समझिए कि 40-50 हजार के आसपास आपको मिनिमम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए एक साथ आपको खर्चे लगाने पड़े, लेकिन उसके बीच में एक और इसके भी फायदे, ये तो घटा हुआ लेकिन इसके भी फायदे हैं कि आपको हर बार जो डीजल और गैस पे जो खर्चे होते हैं, डीजल समझिए डीजल पे जो खर्चे होते हैं वो आपको हर रोज, हर घंटे, मतलब हर दूसरे दिन 5 दिन जब भी आप डीजल लाते हो तो वो उसके खर्चे बचेंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको जब बैटरी चेंज करना है तो एक साथ आपको बड़ा खर्चा लगाना पड़ेगा, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। दूसरा एक और ड्रॉबैक है, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट को ज्यादातर आप मतलब डस्टी एरिया में कम से कम चलाने के लिए आपको बोला जाए, क्योंकि उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं। पानी में आप नहीं चला सकते जहाँ पे मॉइस्चर है या फिर पानी में ही चल रहा है, यहाँ पानी का मात्रा ज्यादा है तो उसमें भी आप इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट को नहीं चला सकते। इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट को चलाने के लिए आपको एक और चीज है कि जो नीचे बैटरी लगी है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। यदि सही से बैटरी आपका मेंटेन नहीं किया गया तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आग लग जाए, ब्लास्ट हो जाए, इस तरह की चीजें हो सकती है। और अपने मोबाइल में भी देखे होंगे कभी कभी ब्लास्ट हो गया तो बैटरी ही ब्लास्ट होता है, मोबाइल नहीं ब्लास्ट होता, तो सही से मेंटेन नहीं होता या फिर गलत तरीके से उसको यूज किया जाता है, इसके कारण होता है। और फोर्कलिफ्ट में भी तो बहुत बड़ी बैटरी होती है, समझो ना एक तरह का बम है, बम, लेकिन उसको सही से मेंटेन करे ना तो कुछ नहीं होता है। आपने जरा सा ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है, देखो आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत हो, लेकिन सही करोगे तो सब कुछ सही चलेगा, इस तरह से होता है। तो दोस्तों मैंने इतने सारे जो फायदे गिनाए, एक नुकसान गिनवाए, 2 नुकसान 3 नुकसान और भी हो सकते हैं, अब उसको गिनवाना कमेंट बॉक्स में डाल के, ताकि मेरे को भी याद आ जाए और आगे इस वीडियो को देखने वाले दोस्तों को भी समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।